नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कल से 3 दिन चलेगा हरियाणा विधानसभा का सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल और शून्यकाल। खाद की किल्लत और पराली के मुद्दे पर संसद में हंगामे के आसार। हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। 8 जिलों में गेहूं की बुआई पर 3600 रुपए प्रति एकड़ देगी सरकार। 25 दिसंबर तक करें आवेदन। हरियाणा में भूकंप से दहली दहती। रोहतक, सांपला समेत कई जिलों में महसूस हुए झटके। घरों से बाहर निकले सहमे लोग। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का सत्र कल बुधवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र 13, 14 और 18 नवंबर को 3 दिन चलेगा। सत्र के दौरान इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। वहीं कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के सत्र में उतरेगी और विपक्ष डीएपी खाद की किल्लत और पराली के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र की पहली बैठक 25 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। उस दौरान विधानसभा सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। सत्र की दूसरी बैठक 13 नवंबर, तीसरी बैठक 14 को और चौथी बैठक 18 नवंबर को होगी। बीच में 15 को गुरु नानक देव जी जयंती के उपलक्ष्य में अवकाश है और 16-17 नवंबर को शनिवार और रविवार है। कांग्रेस और इनेलो के विधायकों ने डीएपी खाद की किल्लत पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है। इनेलो की ओर से कुल 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं और वहीं सरकार इस दौरान कई बिलों को पास करेगी। हरियाणा के 8 जिलों के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सैनी सरकार गेहूं की बुआई पर किसानों को 3600 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देगी। इसकी घोषणा सरकार ने हाल ही में की है और संबंधित विभाग की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। जो किसान राज्य सरकार की इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं वो सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दरअसल हरियाणा सरकार के कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की ओर से किसानों के लिए एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें विभाग की ओर से कहा गया है कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं स्कीम के तहत प्रदेश के अंबाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी और रोहतक समेत 8 जिलों में उन्नत तकनीक से अधिक उपज देने वाले किस्मों में गेहूं के समूह प्रदर्शन प्लॉट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 दिसंबर है। अंबाला शहर के नया गांव के कृष्णा कॉलोनी में युवक की तेजधार हथियारों से हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक की हत्या काफी बेरहमी से की गई और गर्दन और हाथ काटने की कोशिश तक की गई। फिलहाल पुलिस ने दीपा उर्फ मनदीप सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर धरपकड़ की कोशिशें तेज कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक कृष्णा कॉलोनी में 21 साल के विशाल उर्फ विशु की तेजधार हथियारों से बुरी तरह गोदकर हत्या कर दी गई। हमले के दौरान मृतक विशाल की गर्दन और हाथ पर गंभीर निशान मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि युवक की गर्दन और हाथ को काटने की भी कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि मृतक विशाल का उसी की कॉलोनी के रहने वाले दीपा उर्फ मनदीप के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। दोनों में पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे। दोनों शहर की कपड़ा मार्केट में काम करते थे और वहीं से दोनों में रंजिश शुरू हुई थी। फिलहाल पुलिस ने हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। हरियाणा में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3 के आसपास मापी गई है। हालांकि इस भूकंप में किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन सुबह सुबह धरती हिलने से लोग सहम गए और डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के रोहतक और सांपला समेत कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये भूकंप सुबह करीब 7:53 पर आया था। लोगों का कहना है कि अचानक पंखे हिलने लगे और वे अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र रोहतक में 7 किलोमीटर अंदर था। गनीमत यह रही कि इस भूकंप में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। बेहरी जासगढ़ मार्ग पर अनाज मंडी के पास एक स्कूल की बस को डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बस में बैठे बच्चों को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन इस हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों और स्कूल स्टाफ में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद डायरेक्ट 112 की गाड़ी
मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई गई। जानकारी के मुताबिक स्कूल की बस मलिकपुर गांव से बच्चों को लेकर स्कूल में आ रही थी और बस ने जांचगढ़ से बच्चों को बिठाया और उसके बाद गांव वजीरपुर से बच्चों को लेकर जब चालक बस को अनाज मंडी की तरफ से मोड़ने लगा तो पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी। जब ये टक्कर हुई तो बच्चों में चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद स्कूल संचालक और स्टाफ सदस्य मौके पर पहुंचे और वहीं पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे। यमुनानगर में कपाल मोचन में आयोजित 5 दिवसीय मेले के दूसरे दिन यानी आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। एकादशी पर साधु संतों ने कपाल मोचन में शोभा यात्रा निकाली और कपाल मोचन, ऋण मोचन और सूरजकुंड सरोवर में विधिवत रूप से रात्रि स्नान करके मेले का शुभारंभ किया। हालांकि कपाल मोचन मेला आधिकारिक रूप से 11 नवंबर को शुरू हो गया था। वहीं मेले में आज दूसरे दिन कई श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सुबह से श्रद्धालु बड़ी संख्या में कपाल भाती मेले में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने गो बच्चा घाट, गुरुद्वारा साहिब पहली और 10वीं पातशाही, सूरजकुंड सरोवर पर बाबा दूधाधारी की समाज समेत अन्य मंदिरों में भी माथा टेका और कपाल मोचन मेला 15 नवंबर तक चलेगा। 14 नवंबर की रात कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में श्रद्धालु सरोवर में स्नान करेंगे। पानीपत जिले में डेंगू का डंक डरा रहा है। आए दिन डेंगू के नए मरीज सामने आ रहे हैं। डेंगू के साथ साथ वायरल से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की भीड़ लगी है और इस घर में वायरल के मरीज हैं और जिले में सभी स्वास्थ्य केंद्रों की वायरल की ओपीडी 3000 से अधिक पहुंच चुकी है। प्रतिदिन औसतन 1200 एलाइजर टेस्ट हो रहे हैं और जिले में अब डेंगू के रोगियों की संख्या 270 पर पहुंच गई है। इसमें से ज्यादा युवा डेंगू की चपेट में है। शहर के पोस्ट क्षेत्रों में अब तक डेंगू के 80 केस मिल चुके हैं। वहीं डॉक्टरों के अनुसार नवंबर के अंत तक डेंगू का खतरा बरकरार रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने आगामी 2024-25 शैक्षणिक सत्रों के लिए स्कूल समय में बदलाव को अधिसूचित करते हुए एक निर्देश जारी किया है। ये समायोजन राज्य भर के सिंगल शिफ्ट और डबल शिफ्ट स्कूलों में लागू होते हैं और मौसमी बदलावों के आधार पर ही प्रभावी होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑनलाइन पोस्ट की गई अधिसूचना में गर्मी और सर्दी के लिए अलग अलग समय जारी किया है। इसमें छात्रों और शिक्षकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल के एकल या डबल शिफ्ट में संचालन के आधार पर अलग अलग संचालन घंटे प्रदान किए गए हैं। शीतकालीन कार्यक्रम के अनुसार डबल शिफ्ट स्कूलों की दूसरी शिफ्ट के लिए मौसमी समायोजन हर वर्ष 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक जारी रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में बदलाव देखने को मिला। फतेहाबाद, हिसार समेत कई जिलों में आज इस सीजन की पहली गहरी धुंध छाने से सुबह की बेहद कम दृश्यता रही। धुंध के समय ठंड ने भी दस्तक दे दी है। अब तक दिन में गर्मी झेल रहे लोगों को आज सर्दी का एहसास हुआ है। धुंध के कारण वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ी। सुबह के समय रेलगाड़ियां और रोडवेज बसें अपने निर्धारित समय से कुछ देरी से गंतव्य तक पहुंच पाई। धुंध के बीच नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई। सामान्य तौर पर तेज गति से चलने वाले वाहनों की बेहद धीमी गति से चलाया गया। फतेहाबाद में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में गिरावट होने का अनुमान जताया है, यानी अब हरियाणा में सर्दी की पहली धुंध पड़नी शुरू हो गई है। ये अच्छी खबर है कि इस बार बीते वर्षों के मुकाबले हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 50% की गिरावट आएगी। इस सीजन में अभी तक 15 सितंबर से 10 नवंबर तक 56 दिनों में पराली जलाने के 922 केस सामने आए हैं। हरियाणा में 85% धान की फसल की कटाई होने से पराली जलाने का सीजन लगभग खत्म होने के कगार पर है। कृषि विभाग और हरियाणा स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में 50% की संभावित कमी लाने के लक्ष्य का दावा किया जा रहा है। गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी काफी सख्त रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किसानों को 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।